समय काफी बीत चुका और मैं देखता हूँ तो मैं भी प्राध्यापक रहा, 40-45 साल मैंने पढ़ाया और सामने मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जैसा उन्होंने कहा 90% छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो मैं उनकी धैर्य सीमा का अंदाज मुझको है। एक प्राध्यापक को सबसे पहले ये सीखना होता है कि उसके श्रोता छात्रों में धैर्य सीमा कितनी है। तो मुझको लगता है कि बहुत सी बातें कही गई हैं और शिवपूजन सहाय और राहुल जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसको घंटे 1.5 घंटे के सत्रों में नहीं समेटा जा सकता है। और अध्यक्षता के लिए मुझको अगर कुछ कहना है, मेरे पास तो एक लंबा आलेख है और सूचनाओं से भरा हुआ है, बहुत सी बातें उसमें ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत रस मिल सकता है, लेकिन समय की सीमा है। अभी और भी सत्र होने वाले हैं, एक सत्र तो उनकी देहाती दुनिया पर ही होने वाला है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो अभी प्रमोद तिवारी जी का जो भाषण देहाती दुनिया पर सांकेतिक ही हुआ, थोड़ा ही हुआ, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा चित्र देहाती दुनिया का आपके सामने रखा। मैं ये चाहूंगा छात्रों से और छात्राओं से, विशेष रूप से प्राध्यापकों से मैं क्या कहूंगा, क्योंकि वो तो खुद ही सुधी हैं और ज्ञानी हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी बातें हुई, अभी विमल जी ने प्रगतिशीलता की बात की और भी बातें हुई, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आवश्यकता ये है कि पुराने जो ये लेखक थे, क्या इन पुराने लेखकों को हम लोगों को पुस्तकालयों की शेल्फ्स में रख देना चाहिए और केवल शोध के लिए और रेफरेंस के लिए ही उनका उपयोग करना चाहिए, अथवा हमारे आज के जीवन में उनकी कोई प्रासंगिकता है, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैं ये मानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, अभी मैंने जो संपादन किया जिसकी चर्चा वो कर रहे थे 10 खंडों में, शिवपूजन सहाय के पूरे साहित्य को, जो प्रकाशित था, जो अप्रकाशित था, जो उनके संग्रह में था, अपूर्ण था, किसी को मालूम नहीं था, उन सारी चीजों को 10 खंडों में संपादित करने का मतलब ये था कि मैंने खुद जाना कि संपादन क्या होता है। और शिवपूजन को लोग संपादक के रूप में डिसमिस कर देते हैं, प्रूफ रीडर के रूप में डिसमिस कर देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए कि पहले आपने ये तो जाना नहीं कि किस तरह का संपादन शिवपूजन सहाय करते थे और प्रूफ रीडिंग क्या होती है। उस जमाने में लेटर प्रेस का जमाना था, वो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, एक बहुत बड़ा खांचा होता था कंपोजिटर के सामने और एक एक खाने में एक एक अक्षर रखे रहते थे लेड के, और उनको वो चुन चुन करके सेट करता था और तब उसके गैली प्रूफ आते थे और गैली प्रूफ पहले देखा जाता था। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही संश्लिष्ट प्रक्रिया थी उस वक्त की संपादन की, और वो एक बहुत परिश्रम साध्य कार्य था। विनोद शंकर व्यास ने लिखा है कि चटाई पर लेटे हुए हैं शिवपूजन सहाय। बनारस में जब तक वो रहे, केवल बनारसी गमछा ही पहन के दिन में रहते थे। क्योंकि गर्मी का मौसम होता था उस जमाने में, केवल गमछा पहन के चटाई पर, फर्श पर लेटे हुए हैं और प्रूफ का ये रखा हुआ है झुंड, और उसको एक एक पन्ना लेकर के उसको वो देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत निकृष्ट कार्य है, एक बहुत मामूली छोटा सा काम वो कर रहे हैं। आप ये समझिए कि वो हिंदी का निर्माण कर रहे हैं। उस समय वह जो कार्य है वो हिंदी गद्य का निर्माण हो रहा है
और वो आप नहीं कर सकते। आप जिसको एक बहुत साधारण और निकृष्ट कार्य समझ रहे हैं, वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक ऐसा काम है, बहुत ही बारीक एक ऐसा काम है जो केवल शिवपूजन सहाय कर सकते थे। बाकी साथ जी भी नहीं कर पाते थे, प्रेमचंद भी नहीं कर पाते थे, निराला भी नहीं कर पाते थे। तो वो अपनी रचनाएं शिवपूजन सहाय को दे देते थे कि भाई आप देख लो जरा इसको। इसमें कोई हेय भाव नहीं था। एक रचनाकार दूसरे रचनाकार को अपनी रचनाएं यदि देता है तो इसमें कोई हेय भाव नहीं था। बहुत बड़े बड़े ये कवि और लेखक थे, प्रेमचंद और प्रसाद और निराला। रंगभूमि का जो संपादन किया शिवपूजन सहाय ने, आप पढ़िए, मेरी एक किताब है प्रेमचंद पत्रों में, आप उसको पढ़िए। उसमें पत्र हैं बहुत सारे जो प्रेमचंद से संबद्ध हैं, और उसमें रंगभूमि के संपादन की चर्चा बहुत ज्यादा है। दुलारे लाल भार्गव बहुत व्यग्र थे कि दंगे में शिवपूजन सहाय चले गए और रंगभूमि की पांडुलिपि जो है वो होटल में पड़ी रही। वो पूरा किस्सा है उसका। कुल मिलाकर के अप्रैल में शिवपूजन सहाय 1924 में अप्रैल में लखनऊ में गए और सितंबर में दंगा हुआ और दंगे में वो भाग गए, अपने गांव चले गए और फरवरी में रंगभूमि प्रकाशित हुई। नवंबर में फिर शिवपूजन सहाय वापस आए अपने गांव से। बहुत दबाव दिया दुलारे लाल भार्गव ने, तो गए और उन्होंने उसको पूरा किया। आप सोचिए, अप्रैल में तो शिवपूजन सहाय पहुंचे ही थे। मान लीजिए अगर मई से या जून से भी उन्होंने संपादन कार्य शुरू किया, 500-600 पृष्ठों की पुस्तक है। अगर मान लीजिए उन्होंने संपादन उसका शुरू किया, मई में शुरू किया या जून में शुरू किया, और जनवरी में किताब छप करके आ गई सामने 500 पृष्ठों की, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसका संपादन कार्य 4 महीने या 5 महीने में जो शिवपूजन सहाय ने किया, वो कैसा काम था। क्या वो ऐसा काम था जिसको हम एक साधारण संपादक का काम समझ करके खारिज कर दें? आप रंगभूमि को पढ़िए, मैंने लिखा है, ये मेरा जो आलेख है इसमें काफी चर्चा है इस बात की, और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे छात्र जो हैं यहाँ पर, उनको कुछ ऐसी बातें मालूम होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि रंगभूमि का जो संपादन उन्होंने किया, आप पढ़िए, देखिए उसको। मैंने लिखा है कि चौगाने हस्ती करके किताब उर्दू में प्रेमचंद ने पहले लिखी। क्यों लिखी, सोचना चाहिए। तो प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना क्यों शुरू किया, जबकि शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद की जो तालीम हुई थी शुरू की, दोनों की तालीम 10वीं क्लास तक अरबी फारसी और उर्दू की हुई थी। दोनों ने उर्दू फारसी पढ़ी थी। प्रेमचंद ने भी पढ़ी थी, शिवपूजन सहाय ने भी पढ़ी। शिवपूजन सहाय अपने पिता के दबाव में आकर के, और कुछ हिंदी का उनका ऐसा प्रेम था कि वो हिंदी की तरफ मुड़ गए। और प्रेमचंद जो लिखना चाहते थे, उन्होंने देखा कि हिंदी में हमारा कोई भविष्य नहीं है, हिंदी के प्रकाशक हमारी किताबों को प्रकाशित करके उसको उस तरह की रॉयल्टी नहीं दे सकते हैं, उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, उर्दू वाले दे सकते हैं। तो उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। क्यों लिखना शुरू किया प्रेमचंद ने उर्दू में, ये देखने की चीज है। वो हिंदी में भी लिख सकते थे, और लिखा उन्होंने बाद में हिंदी में। तो उर्दू में उन्होंने लिखा चौगाने हस्ती पहले, लेकिन चौगाने हस्ती जो उन्होंने लिखा पहले उर्दू में, वो छपी नहीं। तब फिर उन्होंने क्या किया कि उसको फिर हिंदी में लिखा, अपनी लिपि में लिखा, जिसका शिवपूजन सहाय ने संपादन किया और प्रेमचंद वाले संस्मरण में जिसका जिक्र किया है, उसको हिंदी में लिखा। और हिंदी में लिखा तब शिवपूजन सहाय के पास वो आया संपादन के लिए, और संपादित होकर पुस्तक प्रकाशित हो गई। तो उसके कितने वर्जन्स अवेलेबल है? एक तो उसका उर्दू वर्जन अवेलेबल है ना, दूसरा उसका हिंदी वर्जन है जिसको प्रेमचंद ने लिखा था, और तीसरा वर्जन है जो मुद्रित है। ये 3 वर्जन्स आपके सामने हैं। इन तीनों वर्जन्स को लेकर के आप शोध कीजिए कि शिवपूजन सहाय एक मामूली एडिटर थे, या शिवपूजन सहाय कोई एक बहुत बड़े संपादक थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, रंगभूमि का एकदम परिमार्जन कर दिया उन्होंने उसकी भाषा का। और वही परिमार्जन आप देखेंगे, अगर पढ़िए आप
तो आप देखेंगे कि शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है, मैंने लिखा इस पर भी, कमल किशोर गोयनका ने एक किताब लिखी है लुठार लुत्से के साथ, उसमें उन्होंने पाठ का जो है सो शोधन किया है, पाठ शोध की किताब है, मैंने देखी है वो किताब, लेकिन उसमें उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी का जिक्र नहीं किया। मतलब शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी है वो किताब, लेकिन उन्होंने शिवपूजन सहाय का कोई जिक्र नहीं किया है। जबकि स्थिति ये है, आप जान लीजिए और आप देख लीजिए अपनी पुस्तकालय में, कि अक्टूबर 1924 में माधुरी में वो कहानी प्रकाशित हुई और फरवरी में रंगभूमि प्रकाशित हुई, और शिवपूजन सहाय अप्रैल से लेकर सितंबर तक और फिर नवंबर से लेकर फरवरी तक या जनवरी तक लखनऊ में रहे, संपादन का काम कर रहे थे और उसी विभाग में कर रहे थे, गंगा पुस्तक मालय में कर रहे थे। तो शिवपूजन सहाय ने ही शतरंज के खिलाड़ी का भी संपादन किया। और अगर आप देख लें, रंगभूमि का गद्य देखिए, पढ़िए, रंगभूमि को के पन्ने खोलिए, उनका गद्य देखिए, और शतरंज के खिलाड़ी के पन्ने खोलिए और उनका हिंदी गद्य देखिए, आपको आश्चर्यजनक दोनों में समानता दिखाई देगी। क्यों? कि दोनों का संपादन शिवपूजन सहाय ने किया था। और तब आप शिवपूजन सहाय के संपादन पर विचार करिए। जिस बात को प्रेमचंद मानते थे, प्रेमचंद ने ऐसा पत्र लिखा है, आश्चर्यजनक पत्र लिखा है, मैं ला नहीं सका, वो चित्र था जो उस पत्र का, मैं ला नहीं सका। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस किताब पर आपने घंटों दिमाग रेजी की थी, वो आपका एहसान अदा करती हुई आपके हाथ में जाती है। तो ये तो कोई बड़ा लेखक ही लिख सकता था इस तरह का पत्र, प्रेमचंद की तरह का ही व्यक्ति ऐसा पत्र लिख सकता था शिवपूजन सहाय को। तो ये काम शिवपूजन सहाय ने किया। थोड़ी सी मैंने चर्चा कर दी संपादन की, ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और भी बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस संपादन को एक साधारण काम समझा, मैंने भी 10 खंडों में संपादित किया। अभी प्रमोद तिवारी जी उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। संपादन का काम साधारण काम नहीं होता है। संपादन के काम में एक रचनाकार भी उसके अंदर होता है। जो संपादक होता है उसके भीतर एक रचनाकार भी होता है। वो रचनाकार अपनी दृष्टि से देखता है सामग्री को, और फिर उसका संपादक जो होता है उसके अंदर वो फिर अपनी दृष्टि से उसमें संशोधन और उसकी व्यवस्था करता है। तो इसलिए शिवपूजन सहाय का जो काम था, अब जैसे भी विमल जी ने कहा कि वो नेपथ्य में रहने वाले व्यक्ति थे या सागर समुद्र थे जो उनमें गहराई थी जिनको लोग नहीं देख सकते हैं, और राहुल जी का जो व्यक्तित्व था, तो इस तरह की तुलना नहीं की जा सकती है राहुल जी में और शिवपूजन सहाय में। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महान व्यक्ति थे, अपनी अपनी तरह के लोग थे। तो संपादन का जो पक्ष है, उस पक्ष पर जो है वो काफी संभावनाएं अभी शोध की, और मैं विश्वविद्यालय के लोगों से भी कहूंगा और छात्रों से भी कहूंगा और जो शोध करता है उनसे भी कहूंगा कि आप इस एस्पेक्ट को देखिए। मैंने जो समग्र संपादित किया 10 खंडों में, उसका 5वां खंड आप ये निकालिए, और 5वें खंड में उसमें एक जगह मैंने एक छोटा सा परिच्छेद है, उसमें मैंने शिवपूजन सहाय के संपादन का नमूना दिया है। और वह नमूना क्या है? हुआ ये था कि राजेंद्र बाबू जब जेल से छूटे 1945 में, तो अपनी आत्मकथा लेकर के वो बाहर आए जो उन्होंने अपनी लिखी थी, और वो आत्मकथा उनकी लिखी हुई उस वक्त शिवपूजन सहाय हिमालय का संपादन कर रहे थे विनपुरी जी के साथ। उसमें वो आत्मकथा छपी, लेकिन उसके साथ हिदायत ये थी कि साहब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल जैसा है जो लिखा है राजेंद्र बाबू ने, ठीक शब्द हरफ ब हरफ वैसे छपे। तो 5 अंकों में राजेंद्र बाबू की आत्मकथा के प्रारंभिक जो अंश थे वो 5 अंकों में बिल्कुल ही अपने मौलिक रूप में छपे। उसके बाद फिर राजेंद्र बाबू ने शिवपूजन बाबू को फिर कहा भेज करके, जब उन्होंने देखा कि ये भाषा जो ठीक नहीं है
छप्पर के सामने के लोगों के आ गई थी चीज, और वो ठीक थी नहीं। तो राजेंद्र बाबू ने फिर कहा कि नहीं, इसको शिव जी को कहिए इसको संपादित कर दें। तो उन्होंने उसको संपादित किया, और पूरी कहानी उनकी डायरी में है। उसको संपादित किया उन्होंने, और उसके बाद वो छपी, पुस्तक छप गई। अब हमारे पास शोध की दृष्टि से दो पाठ हैं। प्रारंभिक जो परिच्छेद है उसके दो पाठ हैं। एक पाठ तो वो है जो हिमालय में छपा था, जो बिल्कुल मूल रूप में था, और एक पाठ वो है जो शिवपूजन सहाय के संपादन के बाद छपा था। मैंने समग्र के 5वें खंड में जो एक परिच्छेद है उसमें मैंने दोनों को अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद के साथ, एक अनुच्छेद मूल का और एक अनुच्छेद शिवपूजन सहाय के संपादन का, ये मैंने उसमें छाप दिया है। आप देखिए उसको जाकर, और तब आपको पता चलेगा कि शिवपूजन सहाय का संपादन क्या था। क्योंकि हवा में बात नहीं की जा सकती। संपादन क्या होता है, ये हवा में बात नहीं की जा सकती। आप उसको देखिए कि भाषा का संस्कार उन्होंने किस तरह से किया। ये देखने की चीज है और ये सीखने की चीज है। छात्रों को मैं कहूंगा कि अगर समग्र की प्रति उपलब्ध हो तो उसके 5वें खंड को देखें, और उसमें वो अंश देखें जहां राजेंद्र बाबू की आत्मकथा का संपादन से संबद्ध जो अंश है उसको देखिए। आपको पता चलेगा कि शिवपूजन सहाय की तरह का संवेदनशील संपादक हिंदी में दूसरा कोई नहीं हुआ। मैं उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी शामिल करूंगा। क्यों? कि उस वक्त की परिस्थितियां दूसरी थी। इस वक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादन कर रहे थे, उस वक्त की परिस्थितियां दूसरी थी। उस वक्त जो है वो हिंदी का परिष्कार नहीं करना था, उस वक्त हिंदी का निर्माण करना था। द्विवेदी जी के समय में हिंदी का निर्माण हो रहा था, उसको पहले एक रास्ते पर लाना था, एक पटरी पर उसको लाना था। ये काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन उसमें सौष्ठव कैसे आएगा, उसमें सौंदर्य कैसे आएगा, शैली का सौंदर्य कैसे आएगा, भाषा का सौंदर्य कैसे आएगा, ये काम बाकी रह गया था। शिवपूजन सहाय ने इस काम को किया। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह की परिचर्चाएं होती हैं, परिसंवाद होते हैं। निष्कर्ष इसका ये निकलना चाहिए कि हमको इसका कुछ फॉलोअप करना चाहिए, और वो फॉलोअप यही है कि आप शिवपूजन सहाय जैसे बहुत सुंदर इन्होंने अभी व्याख्या की देहाती दुनिया की। मेरे पास भी अभी तो देहाती दुनिया का सत्र भी होने वाला है। मेरे पास भी एक लिखित प्रपत्र है देहाती दुनिया, और मेरा ये ख्याल है कि शिवपूजन सहाय ने देहाती दुनिया जो लिखी, तो शिवपूजन सहाय ने जो देहाती दुनिया लिखी है उसमें कई प्रकार की विशेषताएं नजर आती हैं। अगर आप पढ़िए उनको, और उस समय के जो उपन्यास हैं उनको बगल में रख के पढ़िए। मैं कहूंगा प्रेमचंद के उपन्यासों को भी आप बगल में रख लीजिए। एक पृष्ठ प्रेमचंद का पढ़िए और एक पृष्ठ देहाती दुनिया का पढ़िए। Do it as an exercise, do it as a literary exercise, and then see the difference. What is a master craftsman's work? तो देहाती दुनिया में आपको दिखाई पड़ेगा। प्रमोद जी की बात से मैं सहमत हूं, और मैं पढ़ रहा था देहाती दुनिया, मैंने लिखा भी उस पर एक लेख, में कहीं भेज दूंगा उसको छपने के लिए। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इस तरह के परिसंवादों का एक निष्कर्ष ये होना चाहिए कि हम लोग इससे कुछ आगे बढ़ करके, इससे कुछ सीख करके कुछ और करें, और छात्रों को प्रेरित करें इस काम को करने के लिए। जैसे हिंदी के एक वर्ग में आप ऐसा करें कि हिंदी के एक वर्ग में प्रेमचंद की पुस्तक प्रेमाश्रम है, उपन्यास उनका। प्रेमाश्रम को लीजिए और उसका एक पृष्ठ खोल दीजिए, और देहाती दुनिया को लीजिए और उसका एक पृष्ठ खोल दीजिए, और आप अपने छात्रों को कहिए कि दोनों पृष्ठों को मिलाकर के तुम देखो कि दोनों में गद्य का जो काम है वो किस तरह का काम है। क्योंकि प्रेमाश्रम का संपादन शिवपूजन सहाय ने नहीं किया, उन्होंने बस एक ही पुस्तक का संपादन किया, रंगभूमि का। और प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे, उनको बहुत संपादन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संपादन से उसमें एक सौंदर्य उत्पन्न जो होता था
वो सौंदर्य नहीं है उसमें, अगर प्रेमाश्रम में, तो ये देखने की चीज है, और अगर है तो किस हद तक। तो बहुत सी बातें और भी थी, कई बातें अभी जो सत्र चला उसमें हुई, और उसमें जैसे एक बात मैं और कह दूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा, और वो था संशोधन में कामायनी के संशोधन की चर्चा हुई। कामायनी एक ऐसा ग्रंथ है, मैं तो उसका अधिकारी पाठक नहीं हूं क्योंकि मैं तो अंग्रेजी पढ़ता रहा, लेकिन पढ़ी मैंने कामायनी। कामायनी एक ऐसा ग्रंथ नहीं है प्रसाद जी का कि जिसका कोई संशोधन कर देगा हिंदी में। उसको किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। लिखा है विनोद शंकर व्यास ने अपने संस्मरण में कि प्रसाद जी कुछ भी लिखते थे, और उस मंडली के जितने लोग थे, व्यास जी वगैरह सब, ये लोग कुछ भी रचना लिखते थे तो एक दूसरे को दिखाते थे, और शिवपूजन बाबू जब तक उसको अप्रूव नहीं करते थे तब तक वो रचना कहीं छपने के लिए नहीं जाती थी। अर्थात उस रचना को संपादन के लिए शिवपूजन बाबू को दिया जाता था कि देख करके इसमें जो कुछ नुक्ते का हेर फेर हो उसको ठीक करिए। तो मैंने इसमें है एक जगह, मैं वो आपको सुना देता हूं। एक पंक्ति है, वो उनकी कविता है जो जागरण में छपी थी। बीती विभावरी जागरी, उनकी कविता है, वो जागरण के प्रथम अंक में वो छपी थी। तो उसमें एक छोटा सा उन्होंने परिवर्तन किया। वो एक कविता छपी है, उसका जो मूल है वो मेरे पिताजी के संग्रह में था। मूल पृष्ठ मतलब प्रसाद जी के हाथों का लिखा हुआ जो मूल पृष्ठ था, वो मूल पृष्ठ, उसकी छायाप्रति नहीं, तो मूल पृष्ठ, उस मूल पृष्ठ पर शिवपूजन सहाय का किया हुआ एक संशोधन है। और वो संशोधन ये है, अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। वो संशोधन ये है कि एक छंद में प्रसाद जी ने जो छंद में जो पद्य लिखा है, उस पद्य में शिवपूजन सहाय ने क्या किया है कि दूसरे पद का जो उत्तरांश है, उस उत्तरांश को और पहले पद के उत्तरांश को, उसका विपर्य करके उन्होंने उसमें एक परिवर्तन कर दिया है। छंद और तुक वगैरह सब वही से ही है, शब्दों का जो है वो विपर्य थोड़ा हुआ है। और अभी खेद है कि वो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, मेरे पास उसकी तस्वीर भी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि शिवपूजन सहाय ने किस तरह का परिवर्तन किया था। अगर कामायनी में भी उन्होंने परिवर्तन किया था, मुझको मिला नहीं। लोग कहते हैं कि कामायनी का वो फैक्सिमिली एडिशन हुआ है, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो मैं ये नहीं कह सकता शिवपूजन सहाय ने कामायनी का संशोधन किया या नहीं। अभी कहा ना उन्होंने कि शिवपूजन सहाय को इंटरव्यू में पूछा था, बहुत सी किंवदंतियां भी हैं शिवपूजन सहाय के विषय में। शिवपूजन सहाय का जो अपॉइंटमेंट हुआ, प्रोफेसरशिप में जो अपॉइंटमेंट हुआ, लेक्चरशिप कहिए उसको, वो अपॉइंटमेंट जो हुआ तो उसमें जो है वो ये सवाल उठा था कि तो मैट्रिकुलेट हैं, इनको कैसे यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया जाएगा। खैर ये दूसरा प्रसंग है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि कामायनी का संशोधन शिवपूजन सहाय ने किया था, ये प्रश्न वहां